तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट हुई थी ये 77। उसी का क्या है कि आज स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर हम लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो स्कोर कार्ड दिखाने से पहले क्या करेंगे हम लोग कि टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेंगे, जो टेस्ट में आई थी उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपका हम क्या करेंगे कि स्कोर कार्ड दिखा देंगे। ठीक है, और देखेंगे कि आज कौन है जो नंबर 1 पे बने हुए हैं और आपका रैंक कितना है। ठीक है, तो चलिए रैंक दिखाने से पहले हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आपको हम दिखा देंगे। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है टेस्ट, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कम से कम क्या कीजिएगा ना कि टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा। टेस्ट पेपर दिखा करके ही आपको हम बता देंगे कि कहां से टेस्ट में भाग लेना है, कहां से टेस्ट में भाग नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, देरी नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त। क्या कहा जा रहा है इसमें, यह चीज कह रहा है कि गति का पहला समीकरण जो होता है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का पहला समीकरण। देखिए गति का आपका 3 नियम दिया गया है, तीनों का समीकरण है। पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, पहला नियम का जो है आपका क्या करना है कि समीकरण बताना है और उसके बीच जो है क्या करना है, संबंध बताना है। तो ये किसके बीच संबंध है, बहुतों लोगों ने इसमें गलती किया है दोस्त, जान लीजिए ये चीजें। लेकिन जान लीजिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा, जो भी लोग मारे होंगे ये थर्ड नंबर को, वेग और समय, वेग और समय जो भी मारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गति का पहला समीकरण का जो ये है नियम, वो जो है किसके बीच संबंध रखता है, वेग और समीकरण के। ठीक है, क्या होता है इसका समीकरण, ध्यान रखिएगा, u बराबर v बराबर जो है u प्लस at होता है। तो v तो अंतिम वेग होता है, u क्या होता है कि प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसके बाद बचता क्या है, a और t बचता है। तो वेलोसिटी और जो है टाइम के बीच क्या होता है कि संबंध दिखाता है। ये तो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन दिखाता है। ठीक है, इसलिए ये मेरा थर्ड नंबर क्या है कि ऑप्शन करेक्ट है। अब जान लीजिए आपको हम बताते हैं कि 3 नियम पूछे जाते हैं, तीनों नियम ध्यान में रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि पूछ देगा तो भूलिएगा नहीं। देखिए गति का पहला नियम तो आप जानिएगा कि वेग और समय के बीच है रिलेशन दर्शाता है। दूसरा जान लीजिए कि दूसरा समीकरण जो होता है वो विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है, विस्थापन और समय के बीच, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जान लीजिए कि तीसरा समीकरण जो होता है, तीसरा समीकरण गति का, वो आपका वेग और क्या होता है कि विस्थापन के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो खैर टेस्ट का पेपर है, जो लोग टेस्ट दिए हैं उनको हम बताते हैं कि आपने क्या सही मारा है और क्या गलत मारा है, तो आप अपना आंसर मैच करते चलिएगा। वैसे इस सब का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेज ही देंगे, तो जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहीं पे इसका पीडीएफ चला जाएगा, प्लस स्कोर कार्ड का भी पीडीएफ चल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत, किस नियम पे काम करता है, यही हमें बताना है। ठीक है, बहुतों ने बर्नौलीज मार दिया, बर्नौलीज के नियम पे मारता है दोस्त। बर्नौलीज के नियम पे ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं काम करता है, किस पे करता है, पास्कल के नियम पे करता है। ये पास्कल के नियम पे क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। कैसे करता है, पास्कल के नियम क्या कहता है कि अगर किसी द्रव पे दोस्त अगर दाब लगाइएगा, द्रव को क्या होता है कि चारों ओर समान रूप से जो है दाब जो है बल लगाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उसी तरह से उसका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, अगर लगाते हैं तो क्या होता है कि स्पीड जो गाड़ी चल रही होती है उसे रोकने में क्या होता है कि आसानी होती है, किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है सबसे बेटर माना जाता है वाहनों के लिए। अब वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है जो पास्कल के नियम पे काम करती है। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये चीजें कहा जा रहा है कि पर्वत पर जो बर्फ होते हैं, ठीक है, वो सूरज की गर्मी से एक साथ क्यों नहीं पिघल जाते हैं, कारण क्या होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक साथ क्यों नहीं पिघलता है, सूरज की गर्मी तो बर्फ तो पड़ता है ना, तो एक साथ तो पिघल जाना चाहिए, क्यों नहीं पिघलता है। अब जान लीजिए कि इसके बहुत सारे कारण होता है, इसमें सबसे बेस्ट आपको सही ऑप्शन बताते हैं ये सेकेंड नंबर। क्या कि यह क्या होता है कि सूर्य से जो अधिकांश उष्मा आती है उसे परावर्तित कर देता है, बर्फ जो होता है सो, क्योंकि व्हाइट व्हाइट दिखता है, व्हाइट वाले चीजें क्या होता है कि प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है। तो पहला कारण तो ये जान लीजिए, और भी कारण आपको हम बता देते हैं। दूसरी नंबर जान लीजिए कि बर्फ के अंदर इतनी गुप्त उष्मा होती है कि सूरज की रोशनी उससे पिघलाने के लिए काफी नहीं होती है।
ठीक है, दूसरा कारण ये है। अब पहला कारण सबसे बेस्ट कारण यही है कि वह सूरज के अधिकांश प्रकाश को क्या करता है कि परावर्तित कर देता है, इसीलिए जो है क्या होता है ना कि बर्फ जो है सूरज की रोशनी पिघला नहीं पाती है बर्फ को। चलिए अगला नंबर को देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। देखिए फ्यूज तार हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए दोस्त, उसमें रेजिस्टेंस के जो होना चाहिए वो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और उसका गलनांक जो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, कि थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज बढ़े तो तुरंत गल जाए, और उससे जो आगे उपकरण जुड़ा रहता है फ्रिज टीवी पंखा जो भी हो वो क्षति होने से बच जाए। ठीक है, यही ना होता है। तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए कि थोड़ा भी वोल्टेज आए तुरंत गर्म हो जाए, तुरंत हीट होकर के पिघल जाए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1024 बाइट बराबर क्या होता है। ठीक है, 1024 बाइट बराबर किसके बराबर होता है, इसमें से ये हमें बताना है। देखिए 1024 बाइट बराबर जो होता है दोस्त 1 KB होता है। क्या होता है, 1 KB, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 1 KB। अब 1024 KB में जाइएगा, ये 1 KB अगर इसी को 1024 KB में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका थर्ड नंबर जो है 1 MB प्राप्त हो जाएगा। और 1024 MB में हम अगर जाएंगे तो 1 GB प्राप्त हो जाएगा, और 1024 GB में जाएंगे तो 1 टेराबाइट प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए दोस्त टेस्ट देते रहना चाहिए। आज भी टेस्ट आपका 78 जो है वो एक्टिव है, तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग देते हैं रेगुलर वो तो दे ही लेंगे, लेकिन जो लोग नए हैं दोस्त आप बने रहिएगा टेस्ट पेपर पर, आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है। चलिए वैसे जान लीजिए कि टेस्ट कैसे देना है, अगर जानने की उत्सुकता है तो इस एप्लीकेशन को देख लीजिए। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे क्या होता है कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए क्या होता है कि दोस्त टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री में होता है, तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए इसे इंस्टॉल करने के बाद कुछ समस्या हो सकती है कि कहीं आपको पता ना चले कि टेस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे क्या कीजिएगा ना कि कॉल या मैसेज करके पता कर लीजिएगा, ना तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होइएगा तो खोज ही लीजिएगा कि कहाँ पे टेस्ट होता है नहीं होता है। ठीक है, 78 जो है वो एक्टिव है, आराम से दे सकते हैं टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तो दिखा ही देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मेघाच्छन्न जो होता है रात, ठीक है, मेघ वाली जो रात होती है उसकी अपेक्षा में निर्मल रात कहने का मतलब कि मेघ को नहीं लगा रहता है, बदली नहीं लगा रहता है, वह अधिक ठंड होती है। इसका कारण क्या होता है, समझिए क्वेश्चन। मतलब बादल अगर लगा रहे, बरसात के मौसम में बादल अगर लगा रहे तो आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। वही अगर क्या होगा कि बादल अगर हट जाए, स्वच्छ आसमान रहे, तो आपको उतनी गर्मी नहीं होगी, वहां पे ठंड महसूस होगी। इसका कारण क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इस चीज को। देखिए इसका कारण होता है दोस्त विकिरण, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, विकिरण। अब ये चीजें समझ लीजिए कि आखिर विकिरण की वजह से कैसे ठंड और कैसे गर्मी महसूस होती है। देखिए बादल जब लगी होती है तो पृथ्वी से जो उष्मा का विकिरण रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाता है, वो क्या होता है कि बादल और धरती के बीच फंसी हुई रह जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि गर्मी उसने वाली जो है गर्मी हमें महसूस होती रहती है। लेकिन अगर बादल न रहे तो यही पृथ्वी से जो विकिरण उष्मा के रूप में ऊपर जाती है वो सीधा, बादल न रहे तो सीधा क्या होता है अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें गर्मी महसूस नहीं होती है, ठंड महसूस होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। जी हाँ, शीतन मतलब कहने का मतलब क्या होता है, कूलिंग किस प्रकार होता है ये हमें बताना है। रेफ्रिजरेटर में देखिए कूलिंग के लिए जो है इसमें तो रेफ्रिजरेटर में गैस इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, क्या फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर में ठंड होने के लिए। लेकिन होता कैसे, देखिए फ्रीऑन गैस में क्या होता है ना कि कंप्रेस्ड किया जाता है, गैसों को क्या होता है कंप्रेस्ड किया जाता है, और उसे क्या होता है कि सडनली छोड़ा जाता है, अचानक क्या होता है रेफ्रिजरेटर में छोड़ा जाता है, तो जो उसके सामने आता है वो काफी ठंड हो जाता है, और उसके बाद जो है वही ठंड गैस जो है नीचे तक आता है, तो सारा जो है उसका खंड बाई खंड जो है क्या होता है कि ठंड होते रहता है। तो सबसे ऊपर टॉप पे क्या होता है फ्रीऑन गैस होता है, कंप्रेस्ड करके उसे छोड़ा जाता है। तो सबसे टॉप बड़ा देखिएगा तो वो क्या होता है कि उसमें आइस क्यूब ये सब जमाने के लिए उसको रखा जाता है, काफी उसमें जो है क्योंकि फ्रीऑन गैस डायरेक्ट वहीं पे मारता है तो वो ज्यादा ठंडा होता है। उसके बाद नीचे तो संपीड़ित गैस क्या होता है कि एक जो है प्रसार होता है, जिसकी वजह से क्या होता है रेफ्रिजरेटर ठंडा होने लगता है। ठीक है, अंदर से क्या होता है कि वो गर्मी जो होता है रेफ्रिजरेटर का वो बाहर खींच करके भेजता है, जिसकी वजह से कहा भी जाता है कि अगर आप जिस रूम में रेफ्रिजरेटर रखे हुए उस रूम का रेफ्रिजरेटर का डोर खोल के मत रखिएगा, डोर खोलिएगा तो आपका रूम हीट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ठंड हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आता है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आपका सेकेंड नंबर क्या होगा कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त हम लेकर के चलते हैं, जो टेस्ट का अगला क्वेश्चन है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे जो है रेटेड होता है। रेटेड मतलब रेटेड रहता है ना, उस पे रेटिंग रहता है। तो बिजली के बल्ब पे रेटिंग दिया रहता है, वो किस तरह का रेटिंग रहता है, यही हमें बताना है। देखिए बिजली का बल्ब जब भी आप खरीदे होइएगा ना, जरूर दुकान में गए होंगे तो कहते होइएगा कि हमें 100 वाट का बल्ब चाहिए, या क्या है कि जो है 10 वाट का बल्ब चाहिए, 15 वाट का बल्ब चाहिए, एलईडी या CFL जो होता है सो, तो वो वाट होता है। और जान लीजिए कि ये तो वाट हो गया, उसकी शक्ति हो गई। उसके बाद जान लीजिए कि उस पे क्या होता है कि वो बल्ब के जलने की एक कैपेसिटी होता है कि कितने वोल्टेज वो सह सकती है। तो 200 वोल्टेज या 250 वोल्टेज जो है उस पे लिखी होती है। तो मान के चलिए कि 100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्टेज लिखा हुआ है। ये बल्ब का क्या हुआ कि एक रेटिंग हो गया। क्या हो गया? रेटेड हो गया। बल्ब को इस तरह से रेटेड है, मतलब कि 100 वाट का बल्ब है आपका, 250 वोल्टेज तक के सहन करेगा। इससे ज्यादा अगर जाता है तो बल्ब फ्यूज होने का रिस्क है। ठीक है, तो ये बल्ब का क्या होता है कि एक रेटेड होता है, और इसी रेटेड में क्या होता है कि बल्ब को दिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो आंसर होगा दोस्त, ये सेकेंड नंबर होगा। क्या? बिजली का जो शक्ति होता है रेटेड, वो आपका प्लस वोल्ट था। ये दो चीजें जो होता है उसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, वाट मतलब क्या? वाट में किसको मेजर करते हैं? शक्ति को ही करते हैं, इसलिए ये शक्ति और ये बिजली का वोल्ट था, वोल्टेज जो होता है सो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया जो कहता है इंसुलेटेड कौन सा है, मतलब कि प्रतिरोधी जो होता है वो सबसे अच्छा इंसुलेटेड कौन है, जिससे करंट पास हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखिए, बहुतों ने गलत मार दिया है इसमें, जबकि करेक्ट आंसर आपका शीशा होगा, ग्लास होगा। ग्लास क्या होता है कि सबसे अच्छा इंसुलेटेड होता है तो धातु, लेकिन इससे क्या होता है ना कि दोस्त, इससे करंट प्रवाहित नहीं होता है, सबसे अच्छा है। लकड़ी से थोड़ा बहुत तो करंट मान लीजिए कि प्रवाहित हो, कच्चा लकड़ी दिया है, पक्का लकड़ी दिया है, ये तो नहीं दिया है। कपड़ा भींगा है, नहीं दिया है, ये पता नहीं है। कागज किस तरह का कागज है, तेल लगा हुआ है कि पानी से भींगा हुआ है, ये नहीं दिया है। लेकिन कांच किसी भी रूप में रहता है तो उसमें क्या होता है कि दोस्त जान लीजिए कि करंट जो है प्रवाहित नहीं होता है। और कांच को अतिशीतित द्रव्य माना गया है। अतिशीतित द्रव्य कहने का मतलब कि कांच न तो ठोस होता है न तो द्रव होता है, वो लिक्विड फॉर्म में ही मान के चलिए कि एक तरह का होता है। इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, आपको हम बता देंगे, इसी में आएगा क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि यदि कैट स्कैन अगर आप करवाते हैं तो आपको क्या होगा। देखिए कैट स्कैन करवाते हैं तो इसमें होना क्या चाहिए, जान लीजिए कि कंप्यूटरेटेड जो है, इसमें ये फोर्थ नंबर आता है। कम्यूटेटिव जो है आपका अक्षीय टोमोग्राफी होती है। मतलब कहने का मतलब कैट का जो पूरा फुल फॉर्म जान लीजिए कि कैमोटोग्राफ होता है। ठीक है, और जो है टोमोग्राफी होता है, ये कम्यूटेटेड टोमोग्राफी होता है। CA से होता है आपका ये कम्यूटेटेड, T से होता है टोमोग्राफी। ये चीजें होता है इसका कैट का स्कैन। क्या कैट स्कैन में होता है क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। कैट स्कैन में देखिए, कैट स्कैन इसलिए किया जाता है कि शरीर के जितने भी अंग है अपने अंदर उपस्थित, उस सबका क्या होता है, एक जो है इमेज लाता है कंप्यूटर पे। ठीक है, एक इमेज निकालना होता है, कहिए एक तरह से कैट स्कैन में स्कैन करते हैं ना, तो पूरा बॉडी का स्कैन होता है। तो एक छवि बनता है, किसका छवि बनता है, तो शरीर के अंदर जितने भी अंग है उसका एक छवि बनता है कैट स्कैन में। तो वो उसके छवि निकालने के लिए कैट स्कैन किया जाता है। इसके लिए जान लीजिए कि सबसे अच्छा मतलब और अच्छा तरह से जो है स्कैन इमेज बन सके, इसके लिए क्या किया जाता है दोस्त, इसके लिए कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रास्ट का अगर इस्तेमाल किया जाए तो आपके शरीर के अंगों की और कहीं अच्छा जो है कैट स्कैन में छवि बनती है। तो इसके लिए क्या होता है ना दोस्त कि कंट्रास्ट का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, या तो आपको मुंह के जरिए दिया जाए कंट्रास्ट, या तो इंजेक्शन के जरिए दिया जाए। ये देने से क्या होता है कि आपके अंग जो है अच्छी तरह से स्कैन में जो है पूरा फिगर आ जाता है। तो ये कैट स्कैन होती है, इंपॉर्टेंट है, अंगों का जो है इमेज बनाने के लिए किया जाता है। वैसे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई भी नाव नहीं डूबेगा जब तक वह अपनी पानी डैश मतलब पानी को हटाता है। किस तरह का पानी का हटाएगा, यही हमें बताना है। देखिए कोई भी नाव नहीं डूबेगा, अगर वो पानी में इंटर करता है तो कोई भी नाव नहीं डूबेगा, तब तक नहीं डूबेगा जब तक वह अपने भार का पानी जो है हटाता रहता है। ठीक है, तो जितने भी भार का अगर नाव है उतना पानी अगर साइड करता है तो वह नाव नहीं डूबेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर पानी जो है उसके अंदर इंटर हो जाता तो वो डूब जाएगा। जान लीजिए ये चीजें। तो भार के बराबर, नाव के भार के बराबर अगर पानी हटाएगा तो नहीं डूबेगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि कहता है कि शीशे के
संचयक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? शीशे के संचयक सेल में किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं। किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जान लीजिए विट्रियल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसे जो है विट्रियल के नाम से जानते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है अति शोषित द्रव्य है? जी हाँ, हम आपको बताए थे कि बताएंगे कि अति शोषित द्रव्य के रूप में पूछा जाता है। जो शीशा होता है, क्या होता है? कांच होता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, अति शोषित द्रव। अब अति शोषित द्रव के मतलब समझ लीजिए ये चीजें कि कांच जो होता है, वो शीशा जो होता है, एक तरह का जान लीजिए कि न तो ठोस होता है न तो द्रव्य होता है। वो एक तरह का अनाकार ठोस जो है पदार्थ होता है। ठीक है, अनाकार मतलब अक्रिस्टलीय रूप में होता है। ये चीजें जान लीजिए। इसका गुण होता है ये चीजें कि यह इतनी धीमी गति से दोस्त जो धीरे धीरे प्रवाहित होता है, लिक्विड तरल रूप में इतनी धीरे धीरे से तरल रूप में प्रवाहित होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह तरल है कि ठोस है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कि अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हम बता देते हैं, टेस्ट में दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में आ सके। ठीक है, यहाँ पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहां पे जाते ही पता लग जाए कि अरे ये क्वेश्चन तो हम सेट में बना ही रखे हैं, तो वहां पे दिक्कतें नहीं होगी आपको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ये चीज कहा जा रहा है कि जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जहाजों में समय मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यही इसमें देखना है। देख लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, 4 वो ऑप्शन है इसमें। सही ऑप्शन आपको बताते हैं क्रोनोमीटर। क्या होगा? क्रोनोमीटर। ये सेकेंड नंबर। जहाज में दोस्त क्रोनोमीटर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जहाज के समय को मापा जाता है। यह क्या होता है कि स्काई नेविगेशन का यूज करके जहाज के पोजीशन का भी पता लगाता है कि जहाज किस पोजीशन में कहां पे है। ये इस्तेमाल भी किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। यह एक तरह क्रोनोमीटर, एक तरह के कहिए कि जहाज ये घड़ी ही है जो समय मेजर करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चों वाली बात है तो इसे बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी बता देते हैं कि सौर प्रणाली का खोज जो है कोपरनिकस साहब ने किया था। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कोपरनिकस साहब ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या होता है कि चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र है। ये कोपरनिकस साहब ने किया था। उन्होंने एक अपनी बुक भी 1532 ईस्वी में लिखी थी, डी रिवोल्यूशन करके था उनका ऑर्बिट। ठीक है, डी रिवोल्यूशन ऑर्बिट करके है, उसमें उन्होंने 1532 ईस्वी में इसकी चर्चा भी की थी, बताई भी थी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, कोपरनिकस साहब ने ही सौर प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर का लाल रुधिर कणिका जो होता है, आरबीसी जो होता है, उसमें क्या परिवर्तन होगा, यह बताना है। देखिए बहुतों ने गलती कर दिया है दोस्त, इसमें बहुतों ने मार दिया है कि उसकी आकार बढ़ जाती है। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट मारा है बहुतों ने, लेकिन ये जान लीजिए कि आरबीसी का आकार नहीं बढ़ता है, बल्कि उसकी नंबर ऑफ जो है आरबीसी जो होता है वो बढ़ जाता है। नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ सेल्स का, ये ब्लड का सेल्स का, ये वो बढ़ जाता है। उसकी संख्या में वृद्धि होती है, न कि उसकी आकार में वृद्धि होती है। गलत मत कीजिएगा यहाँ पे, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? देखिए खाद्य ऊर्जा आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी बताए थे, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी के एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस रूप में मापते हैं। देखिए अगर सीधा ऊर्जा देता तो दोस्त ऊर्जा का इकाई जो है क्या होता है कि जूल होता है, हम जूल आराम से मार देते, लेकिन इसमें खाद्य के रूप में दे दिया। भोजन वाले खाद्य जो एनर्जी होता है उसको किस रूप में हम मेजर करते हैं दोस्त? उसको कैलोरी में मेजर करते हैं। किसको? कैलोरी में। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कैलोरी में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर सीधा ऊर्जा का ऐसा इकाई कहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जूल मार देते हैं। सीजीएस में ये अर्ग होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक डैश ध्रुव के निकट है। देखिए उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दे दिया है, अब भौगोलिक ध्रुव के कहता है किसके निकट है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उत्तरी ध्रुव सीधा कहता है और डैश ध्रुव के निकट कहता तो अलग प्रश्न बनता,
लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दे दिया, चुंबकीय लगा दिया है। तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। किसके? दक्षिणी ध्रुव के निकट होगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, दक्षिणी ध्रुव के निकट होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर उसको जल पे रखिएगा ना तो वो तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, वो जल पे क्या होता है, नाचना शुरू कर देगा, तैरना शुरू कर देगा। वो किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कपूर अगर पानी पर नाच रहा है तो दोस्त वो सरफेस टेंशन की वजह से नाच रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये चीजें कहा जा रहा है कि तापमान के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है। जी हाँ, परम शून्य ताप बताना है। कुछ लोगों ने जीरो मार दिया, 0 डिग्री। गलत है दोस्त, जीरो नहीं होगा। जान लीजिए कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फोर्थ नंबर, -273 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, परम शून्य तापमान कहने का मतलब क्या होता है कि दोस्त परम शून्य तापमान मतलब उससे नीचे टेम्परेचर माइनस हो ही नहीं सकता है। मतलब 273 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, यही तक स्टॉप हो सकता है। चाहे उसे जितना भी आप जो है ठंडा कर दीजिए, जितना भी टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए, लास्ट इसका -273 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए जो है इसे परम शून्य ताप के कहा भी जाता है, परम शून्य ताप। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूरज का विकिरण जो है, सूरज का किरण जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म रखने का काम करता है, ये बताना है। ठीक है, तो सूरज का कौन सा भाग है? ध्यान रखिए, सूरज का कौन सा किरण होता है जो सौर कुकर को गर्म रखने में मदद करता है, ये हमें जानना है। तो इंफ्रारेड होता है, IR जो होता है, सो इंफ्रारेड किरण जो होता है, अवरक्त प्रकाश किरण जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर होगा। जब अवरक्त प्रकाश किरण क्या होता है कि सौर कुकर में प्रवेश करती है तो उसके अंदर जो शीशा लगा रहता है, सौर कुकर में कौन सा शीशा लगता है? या तो समतल लगता है या तो अवतल लगता है। ये दो इस्तेमाल उसमें किए जाते हैं। जब प्रकाश अंदर जाता है तो उसे अंदर ही कैच कर लेता है, उसे अंदर ही क्या कर लेता है कि बंद कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है शीशा के वजह से, और उसको बाहर निकलने नहीं देता है। जिसके वजह से क्या होता है ना दोस्त कि जान लीजिए कि वो गर्म होना शुरू हो जाता है आपका सोलर कुकर जो है सो, उससे आसानी से खाना बन जाता है। उसमें छोटा से छोटा भी किरण अगर जाता है प्रकाश का तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है? अवरक्त प्रकाश किरण में कन्वर्ट कर देता है। अवरक्त प्रकाश किरण का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें, तो इंपॉर्टेंट है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य है गामा किरण का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, चलिए दोस्त देखिए, टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत कीजिएगा टेस्ट। कोई भी लोग टेस्ट में बने रहिएगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, यहीं पे टेस्ट होता है प्रत्येक एक दिन अल्टरनेट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें दोस्त? ये चीज कह रहा है कि वर्णदता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस को किस लेंस से दूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है मतलब कि दूर की चीजें आपको क्या हो रहा है कि नहीं दिख रही है, नजदीक की चीजें दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उसी तरह से वर्णदता है, कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस को अगर दूर करना है तो इसमें से किस लेंस का यूज करेंगे? बहुतों ने उत्तल मार दिया, बहुतों ने अवतल मार दिया, बहुतों ने बेलनाकार मार दिया। दोस्त गलत है, कोई भी लेंस यूज नहीं कर सकते हैं आप अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है। ये फोर्थ नंबर, कलर ब्लाइंडनेस वाले जान लीजिए ये चीजें कि किसी भी तरह का चश्मा पहन करके अपने कलर ब्लाइंडनेस को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक आनुवांशिक रोग होता है। मतलब कि पूर्वजों से चलता हुआ ये रोग है, किसी न किसी को आपके पहले पूर्वजों को ये कलर ब्लाइंडनेस हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको हुआ होगा। ठीक है, इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है ना कि आप कलर को डिसाइड नहीं कर सकते, जो प्राइमरी कलर होता है उसे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लाल, हरा, पीला जो होता है, ठीक है, नीला, उसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कलर है, वही कलर ब्लाइंडनेस होता है। जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होगा दोस्त जान लीजिए कि आपको ALP में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ALP में सिलेक्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो। ठीक है, टेक्नीशियन वाले तो टेक्नीशियन का हो सकता है, उसमें हो जाएगा टेक्नीशियन में, उसे
छाटा नहीं जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस वाले को ले लिया जाता है। लेकिन जान लीजिए कि वैसे डिपार्टमेंट आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको कलर कोड पहचानने की जरूरत नहीं होगी। जैसे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, उसको इंडिकेशन होते हैं, उसको जानने पहचानने की जरूरत होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस वाले उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, आपको जो है दूसरे डिपार्टमेंट में मैकेनिकल है, सिविल है, बहुत सारा है, उसमें आपको दिया जा सकता है, लेकिन सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में बहुत मतलब दिया ही नहीं जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसी भी लेंस के जरिए कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गलत कथन जो है उसका चयन करना है, गलत स्टेटमेंट को चयन करना है। चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा गलत है, उसे हम मार देते हैं। पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर दोस्त ये चीज कह रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि बर्फ में परिवर्तित किया जाता है तो इसके आयतन में कमी आती है। बिल्कुल कमी आएगी, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा वैसे ही उसके क्या होगा कि आयतन में कमी आएगा। आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए बर्फ को जब गर्म करते हैं, बर्फ 0 डिग्री से ऊपर जाता है, गर्म करते हैं, तब जान लीजिए कि उसके आयतन में कमी आता है, उसके डेंसिटी में क्या होता है कि बढ़ जाता है। डेंसिटी घनत्व क्या होता है कि बढ़ जाता है उसका, लेकिन आयतन में कमी, आयतन बढ़ जाता है, घनत्व में कमी नहीं आता है। इसको ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है तो जमेगा तो आयतन का क्या होगा कि वैल्यू जो है उस पर कमी नहीं आएगा, बढ़ जाता है। गर्म करने पे आयतन जो है कम जाता है, उसका जो है आपका गर्म करने पे आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर ही आपका क्या होगा कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें कहा जा रहा है इस दोस्त की माप की कौन सी इकाई जो है 0.39 से अगर गुना कर दिया जाए तो वह इंच में प्राप्त हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर को अगर आप 0.39 से गुना कीजिएगा तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को गुना कीजिए, आ जाएगा आराम से जो है इंच में। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि लोलक का घड़ी में जो लोलक होता है वो गर्मियों के समय में सुस्त हो जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए गर्मियों के दिन में लोलक क्या होता है कि मेटल से बना होता है, तो गर्मी के दिन में गर्मी पाकर के उसकी क्या होता है कि लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका क्या होता है कि दोलन भी जो है बढ़ जाती है, दोलन का समय बढ़ जाती है, धीमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना क्या कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे जो टेस्ट में थे। ठीक है, इसी को लोगों ने क्या किया है कि अटेम्प्ट किया। अब जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उन सब का हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। लेकिन स्कोर कार्ड दिखने से पहले जिन लोगों को मैंने बताया है कि टेस्ट कहां से देना है, तो आपको बता ही दिए हैं कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसी एप्लीकेशन पे क्या होता है कि टेस्ट होता है। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि जाकर के इसे इंस्टॉल कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका वीडियो आएगा टेस्ट के लिए या अलग सेट के लिए एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और इस एप्लीकेशन को अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो इसे इंस्टॉल जरूर मोबाइल में कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगर आप टेस्ट पेपर का स्कोर कार्ड दिखना चाहते हैं तो दिखा देते हैं कि कौन आज सबसे नंबर 1 पे बने हुए हैं और कौन कितना रैंक लेकर के आया है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते चलते हैं, देर नहीं करते हैं। देखिएगा ये अपना स्कोर कार्ड है। आज जो नंबर 1 पे है दोस्त, जो टक्कर दे दिए हैं संजय कुमार यादव को, और उनसे भी ज्यादा नंबर लेकर के आया है पवन चंद्रवंशी। बहुत अच्छा दोस्त, मेहनत कीजिए। संजय भाई आप सेकेंड नंबर पे है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आपका नंबर खिसक रहा है, इसे कैसे गड़बड़ है, मेहनत कीजिए। ठीक है संजय कुमार भाई। चलिए सेकंड नंबर पे है। देखिए इसमें क्या था कि 25 क्वेश्चन था, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमने 1 मार्क्स ही दे दिया था, जबकि 3 मार्क्स देना चाहिए था और 0.33 मार्क्स मैंने कट कर दिया था। तो थोड़ा सा यह दिक्कत हो गई, लेकिन कोई नहीं, सबका जो है जैसे स्कोर है वैसे तो है ही, लेकिन इसमें 3 नंबर देना चाहिए था एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन 1 नंबर मिले या 3 नंबर मिले, बात क्या है, जो सही ज्यादा बनाया है उसका रैंक ऊपर है, जो सही कम बनाया होगा उसका रैंक नीचे होगा। ठीक है, चलिए तो अब जो है नेक्स्ट सेट है उसमें 1/3 मार्किंग किया गया है, तो उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर पर देख लीजिए कि संजय कुमार यादव साहब है, उसका तीसरे नंबर पे जो दोस्त है ये पीके साहब है। ठीक है, चौथे नंबर पे देख लीजिएगा हरिओम भाई है, 5वें नंबर पे देख लीजिएगा कि गुड्डू भाई है, उसका 6ठे नंबर पे देख लीजिएगा अरविंद कुमार भाई है 6ठे नंबर पे। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पे देख लीजिएगा कि कुंदन भाई है, उसके बाद जो है 8वें नंबर पे देख लीजिएगा 8वें नंबर पे रंजन भाई है, उसके बाद 9वें नंबर पे देख लीजिएगा कि मुकेश कुमार है, 10वें नंबर पे यंद्र साहब है, उसके बाद 20वें नंबर पे 11वें नंबर पे, हाँ 11 10 के बाद 11वें नंबर पे अमन कुमार भाई, उसको 12वें नंबर पे देख लीजिएगा
कि अमरनाथ बिंद साहब है जो 12वें नंबर स्थान हासिल करके आए हैं। ठीक है, चलिए 13वें नंबर पे देख लीजिएगा, 13वें नंबर पे ये सुबोध भाई है, उसका 14वें नंबर पे मुकेश कुमार है, 15वें नंबर पे देख लीजिएगा संजीव भाई है, 16वें नंबर पे आर के गुज्जर साहब है, 17वें नंबर पे देख लीजिएगा क्लेमेंट साहब जो बिलासपुर से है, 18वें नंबर पे अंकज कुमार है, अंकज कुमार भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोस्त। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 21वें नंबर पे ये दीपक कुमार पांडे है, उसको 22वें नंबर पे जो है ये मृत्युंजय साहब है, 23वें नंबर पे बसंत भाई है, 24वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि तेजकरण साहब है, 25वें नंबर पे देख लीजिएगा कि सचिन भाई है, 26वें नंबर पे देख लीजिएगा कि योगेश भाई है, योगेश भाई लिमजे। आप तो पिछले दिन फर्स्ट नंबर पे थे, मेहनत क्यों डाउन हो गया है? ज्यादा खुशी हो गई नंबर 1 देख करके, खुशी ज्यादा नहीं कीजिए, एग्जाम जब आ जाए, रिजल्ट आ जाए, फिर खुशी मनाना है। चलिए अगला देख लीजिएगा आपका कि 27 नंबर पे क्या है कि मुकेश मल्होत्रा साहब है, उसका 28 नंबर पे देख लीजिएगा कि राजेंद्र भाई है, उसका 29 नंबर पे देख लीजिएगा राम कुमार भाई है, उसके बाद जो है 30 नंबर पे ये जो है आयांश भाई है, उसका 31 नंबर पे जो है आपका नितेश भाई है, उसका 32 नंबर पे जो है वो विक्रम भाई है, 32 नंबर पे विक्रम भाई जो नालंदा से है। उसका 33 नंबर पे देख लीजिएगा, 33 नंबर 31 नंबर ना, हाँ 31 नंबर है, 31 नंबर पे ये नितेश भाई है, उसका 32 नंबर पे विक्रम भाई है, उसका 33 नंबर पे देख लीजिएगा कि राजू यादव भाई है, उसका 34 नंबर पे 34 नंबर पे ये क्या कि सुमित सक्की भाई है, उसका 35 नंबर पे देख लीजिएगा देवेंद्र भाई है, उसका 36 नंबर पे जो है ये रंजन हट्टी साहब है, 36 नंबर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। 37 नंबर पे ये मंतोष साहब है, उसका 38 नंबर पे जो है राहुल सिंह है, उसका 39 नंबर पे देख लीजिएगा, 39 नंबर पे संदीप भाई है, उसका 40 नंबर पे पंकज भाई है, 41 नंबर पे देख लीजिएगा बबलू जो पटना से है, उसका 42 नंबर पे देख लीजिएगा कि हेमंत भाई है, हेमंत राज भाई। ठीक है, 42 नंबर पर, बहुत अच्छा है, मेहनत ऐसी कीजिए। चलिए 43 नंबर पे देख लीजिएगा कि राजू मुंजे साहब है, उसका 44 पे देखिएगा कि राम सहाय भाई है, उसको 45 नंबर पे देख लीजिएगा कि श्याम कुमार भाई है, उसका 46 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि पंकज कुमार भाई है, उसके बाद 47 नंबर पे देख लीजिएगा कि इंद्रजीत भाई है, 48 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि कमलेश भाई है। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत ऐसी कीजिए, रंग लाएगा मेहनत। चलिए उसका देख लीजिएगा 49 नंबर पे ये नीलेश यादव है, 50 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि नितेश भाई है, 51 नंबर पे देख लीजिएगा कि बम भाई है, 52 नंबर पे देख लीजिएगा, 52 नंबर पे शिव प्रकाश भाई है, 53 नंबर पे अनिल कुमार है, 54 नंबर पे ये सोनू पंडित करके हैं, 54 नंबर, बहुत अच्छा। चलिए 55 नंबर पे अनुराग गोदी साहब है, 56 नंबर पे वीरेंद्र भाई है, उसका जो है देख लीजिएगा 57 नंबर पे जो है ये मनोहर भाई है, 58 नंबर पे देख लीजिएगा 58 नंबर पे ये सुजय भाई है, उसका 59 नंबर पे जो है पूर्णिमा सिंह है, उसके बाद 60 नंबर पे जो है वो राज मुन्ना भाई है। ठीक है, राज मुन्ना भाई। चलिए 61 नंबर पे देखिएगा, 61 नंबर पे आपका शामिल है जो हमेशा टेस्ट में भाग लेते हैं, राज मुन्ना भाई। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा 62 नंबर जावेद भाई है, उसका 63 नंबर पे देख लीजिएगा कि विपिन भाई है, उसका 64 नंबर पे जो है ये रत्नाकर भाई है, उसके बाद जो है आपका 65 नंबर पे जो है ये सुल्तान है, उसका 66 नंबर पे नितिन भाई है। ठीक है, नितिन भाई थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा और बूस्ट कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 67 नंबर पे ये सलमान अली है, 68 नंबर पे देख लीजिएगा कि मंतोष साहब है, उसका 69 नंबर पे देख लीजिएगा ओमकार पटेल है, 70 नंबर पे प्रकाश है, उसके बाद जो है 71 नंबर पे जो है ये प्रकाश 2 बार दे दिया है, प्रकाश अपना फैला रहा है। चलो उसके बाद 72 नंबर पे देख लीजिएगा सम्राट बुद्धू भाई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 73 पर ये संदीप यादव है जो पटना से है, बहुत अच्छा है दोस्त। 74 नंबर पे देख लीजिएगा आपका सुदामा माहिली है, उसके बाद 75 नंबर पे देख लीजिएगा ये विष्णु साहब है, उसके बाद 76 नंबर पे देख लीजिएगा 76 नंबर पे रमेश भाई है, 77 नंबर पे अगर आते हैं तो अनिल कुमार भाई है, 78 नंबर पे दोस्त ये सागर सिंह साहब है, 78 नंबर पे। बहुत अच्छा, आज देखते हैं शतक कौन लगाया है। 79 पे अनिल भाई तो दिखाई दिए हैं, उसका रोशन कुमार जो है आपका 80 नंबर पे है, उसको फिर रोशन कुमार 81 पे। कैसे कर लेते हो 2 बार हैं? चलिए 82 नंबर पे अखिलेश भाई है, 83 नंबर पे नीलेश भाई है, उसके बाद 84 नंबर पे ये कालीनाथ साहब है जो 84 नंबर पे है, बहुत अच्छा।
चलिए 85 नंबर पे देख लीजिएगा कि विनय जो यूपी से है। 86 नंबर पे अजीत भाई है, उसके बाद 87 नंबर पे एमडी राजीव वर्षी है, उसका जो है 88 नंबर पे ये मोरी साहब है, उसके बाद 89 नंबर पे देख लीजिएगा कि सुभाष चंद भाई है, उसके बाद जो है आपका 90 नंबर पे दोस्त जो है वो अंकित कुमार साहब है। कौन है? अंकित कुमार साहब, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 91 नंबर पे ये क्या है कि अंकित है, उसके बाद जो है 92 नंबर पे देख लीजिएगा कि सलेश है, 92 पे संजीव है, 92 पे संजीव है। उसको 93 की बात कर ले तो ये आपका दे दिया कि सलेश साहब है। उसके बाद 94 नंबर पे अजीत है, 95 नंबर पे देख लीजिएगा कि मोरी भाई हरि भाई है, हरिमोहन भाई है। उसके बाद 96 नंबर पे जो है ये अरविंद भाई है, ठीक है, अरविंद यादव भाई, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है सबको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 97 नंबर पर डीएस मीना साहब है, उस पर 98 नंबर पे ये बबलू भाई है। उसके बाद आरजू जो है 99 नंबर पे है। 100 नंबर जो आज शतक लगाए हैं ये आपका सन्नी गुज्जर साहब है जो अलवर से है। 101 नंबर पे देख लीजिएगा, 101 नंबर पे ये पी कुमार साहब है जो धनबाद से है। उसके बाद 102 नंबर पे देख लीजिएगा ये बंटी भाई मीना है, ठीक है, 102 नंबर। थोड़ा सा और मेहनत अगर लोग बूस्ट कर लेना तो रिजल्ट आराम से गिरा देंगे। चलिए 103 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि आरके यादव साहब है। उसका 104 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि जितेंद्र भाई है। उसका 105 नंबर पे जो है ये ऋतिक भाई है। उसका 106 नंबर पे देखिएगा कि राहुल भाई है। उसका 107 नंबर पे देख लीजिएगा कि मोनू भाई है। उसका 108 नंबर पे आपका जो है ऋषि राम साहब है, 108 नंबर पे। चलिए उसके बाद 109 नंबर पे ये विशेष साहब है। उसके बाद 110 नंबर पे लेकर के चलते हैं तो रामदयाल साहब है। उसके बाद 111 नंबर पे ये शिव कुमार है। 112 नंबर पे देख लीजिएगा, 112 नंबर पे ये डब्ल्यू सिंह है। उसके बाद 113 नंबर पे जो है ये जावेद आलम भाई है। 114 नंबर पे जो है ये राकेश साहब है, 114 नंबर पे राकेश साहब है। चलिए 115 नंबर पे अगर आते हैं तो ये आपका क्या है कि विकेश कुमार साहब है। उसका 116 नंबर पे करिश्मा है ना, करिश्मा है, ठीक है, करिश्मा ये 116 पे। 170 पे चलिए, 170 पे अजीत भाई है। उसके बाद 118 नंबर पे ये मोहन भाई है। उसके बाद 119 नंबर पे जो है अमोल भाई है। उसके बाद 120 नंबर पे जो है दोस्त ये विपुल साहब है, 120 पे विपुल साहब है। चलिए उसके बाद 101 नंबर पे देख लीजिएगा, 101 नंबर पे जो आज है ये अर्थे भाई है। उसके बाद जो है आपको 122 नंबर पे ये विपुट भाई है। उसके बाद 123 नंबर पे देखिएगा अमोल भाई है। 124 नंबर पे ये अंजू कुमार है। 125 नंबर पे अगर चले तो दोस्त चंद्रकांत भाई है। 126 नंबर पे अगर चलते हैं तो अपना अतुल्य भाई है, ठीक है। चलिए 26 के बाद हम लोग आ जाते हैं, देख लीजिएगा 127 पे डॉली यादव है। उसको 128 नंबर पे जो है संदीप भाई है। उसके बाद जो है आपका 129 नंबर पे जो है ये विकास कुमार है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, जिनका आपका हम रैंक बता दिए हैं कि किसका कितना रैंक है। जो कुछ लोग जो है माइनस में भी लेकर के आए हैं, दोस्त नेगेटिव मत अटेम्प्ट कीजिएगा। बार बार कहते हैं आपको एग्जाम जब होगा एग्जाम का तरीका बता देंगे कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि मुझे पता है, हम आप जानते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करोगे, आपको कैसे स्कोर लाना है इसको, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक के और एग्जाम के लास्ट तक के, हम आपको सारा टिप्स बताएंगे कि कैसे एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल रिजल्ट आएगा, काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो भी वीडियो आने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसी पे टेस्ट होगा। इस तरह का कार्ड, स्कोर कार्ड आपका रैंक दिखा देंगे जो ऑल इंडिया में ये टेस्ट होती है, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त लाइक कीजिए और जाकर के क्या कीजिए, शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे कम से कम जाकर रेटिंग जरूर दे दीजिएगा जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या कीजिए कि इजाजत दीजिए, फिर अगले दिन हम मिलेंगे नए सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।